हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। तो हरियाणा जीके की इस सीरीज में अभी तक हमने हरियाणा का सामान्य परिचय और हरियाणा का गठन, ये दो टॉपिक डिटेल में डिस्कस किए हुए हैं। ठीक है, तो आज से हम हरियाणा की भूगोल या फिर हरियाणा की ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे और आज का हमारा पहला टॉपिक रहेगा हरियाणा की भूगोल के अंतर्गत हरियाणा का भौगोलिक विभाजन या फिर हरियाणा का फिजिकल डिवीजन। इसके अलावा जो भी टॉपिक हम यहाँ पर कवर करेंगे वो आपके हरियाणा के जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं तो सभी एग्जाम्स को हम यहाँ पर कवर करके चलेंगे। तो आगे चलने से पहले आपके लिए एक अपडेट है, यदि आपको इस टॉपिक की पीडीएफ चाहिए है तो आप हमारे क्रेजी जी के ट्रिक के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से पीडीएफ सेक्शन में जाकर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा वहां पर आपको डिफरेंट टाइप के कोर्सेज भी मिल जाएंगे, आप वहां से उनको अवेल कर सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा हरियाणा का भौगोलिक विभाजन या फिर भौगोलिक परिदृश्य या फिर फिजिकल डिवीजन। तो पहले इसकी हम पूरी थ्योरी डिस्कस करेंगे और थ्योरी के बाद एक महत्वपूर्ण हमारा एमसीक्यू सेक्शन रहेगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हरियाणा भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित एक भू आवेष्टित या फिर लैंडलॉक्ड स्टेट है ना। तो जैसे हमने लास्ट लेक्चर में भी चर्चा की थी कि जो हरियाणा की लोकेशन है वो भारत के उत्तर या फिर नॉर्थ दिशा में या फिर उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। इसके अलावा यह एक भू आवेष्टित या फिर लैंडलॉक्ड स्टेट है ना। चलिए थोड़ा सा भू आवेष्टित हम समझ लेते हैं क्या होता है। देखिए, कोई किसी भी राज्य को भू आवेष्टित राज्य तब कहा जाता है यदि उस राज्य की सीमा ना तो किसी अन्य देश से लगती है और ना उसकी सीमा किसी समुद्र से लगती है। तो ऐसे राज्य को क्या कहा जाता है? भू आवेष्टित राज्य या फिर लैंडलॉक्ड स्टेट। क्षेत्रफल की बात करें तो 44,212 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। हमने पहले भी इसको डिस्कस किया हुआ है। इसके अलावा यह भारत के कुल क्षेत्रफल का 1.34% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 20वां बड़ा राज्य, तो ये भी हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। अक्षांशीय स्थिति की बात करें तो 27 डिग्री 39 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 55 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 74 डिग्री 28 मिनट पूर्वी देशांतर से 77 डिग्री 36 मिनट पूर्वी देशांतर इसकी अक्षांशीय व देशांतरीय स्थिति है। हरियाणा राज्य गंगा सतलज के मैदान के उत्तर पश्चिम में स्थित है और यह मैदान हरियाणा की अधिकांश भूमि को घेरे हुए है। जैसा कि आप मैप में भी देख पा रहे होंगे, आपको पता है कि जो हरियाणा की लोकेशन है या फिर स्थिति है ना, यहाँ से कौन सी नदी निकलती है? गंगा नदी निकलती है और यहाँ से एक सतलज नदी निकलती है। ठीक है, जो कि किसकी सहायक है? सिंधु की। तो यह गंगा सिंधु के मैदान में या गंगा सतलज के मैदान में आप बोल सकते हैं स्थित है। दोस्तों, लेक्चर को आगे डिस्कस करने से पहले आपको अपडेट दे दूं, क्रेजी जी का ट्रिक आपके लिए ला रहा है लाइव क्लासेस का प्रोग्राम। इसके लिए आपको रूट एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा प्ले स्टोर से। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। देखिए दोस्तों, रूट एप्लीकेशन पर सब्जेक्ट वाइज अलग अलग कोर्स आप पढ़ सकते हैं। जैसे ज्योग्राफी में वहाँ पर पढ़ा रहा हूँ ऑलरेडी, रूट एप्लीकेशन पर मुझसे ज्योग्राफी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा पॉलिटी का कोर्स वहाँ पर स्टार्ट होने वाला है। इसके अलावा मैथ्स भी आप वहाँ पर पढ़ सकते हैं। इसके अलावा धीरे धीरे अलग अलग टाइम पर अलग अलग सब्जेक्ट के कोर्स वहाँ पर लॉन्च हो रहे हैं, तो आप एक बार रूट एप्लीकेशन को विजिट जरूर करें। इसके अलावा रूट एप्लीकेशन जब आप डाउनलोड करेंगे, इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको 3 डॉट देखने को मिलेंगे। यहाँ पर स्टडी मटेरियल वाले फोल्डर में आपको डेली करंट अफेयर का वीडियो बिल्कुल फ्री में अवेलेबल हो जाएगा। इसके अलावा इसकी पीडीएफ भी आपको फ्री में अवेलेबल हो जाएगी और फ्री टेस्ट वाले यहाँ पर फोल्डर में आपको क्विज के फॉर्म में ये डेली करंट अफेयर का क्विज बिल्कुल फ्री में देने को मिल जाएगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, एक बार आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और विजिट जरूर करें। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। हरियाणा को 8 भौगोलिक प्रदेशों में बांटा गया है डॉक्टर जसवीर के अनुसार। तो पहला है शिवालिक क्षेत्र। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे हरियाणा का फिजिकल डिवीजन। तो यदि हम फिजिकल डिवीजन की बात करें तो इसको 8 भागों में बांटा है। तो पहला क्या है? शिवालिक। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, जो हरियाणा है इसकी उत्तर दिशा में पूरा शिवालिक क्षेत्र फैला हुआ है। शिवालिक क्या है? देखिए, जो हिमालय है उसका ही जो सबसे साउथ वाली पर्वत श्रृंखला है उसको शिवालिक कहा जाता है। सबसे पहले महान हिमालय है, फिर मध्य है और फिर शिवालिक है। तो इसका जो सबसे साउथ वाला पार्ट है हिमालय का, उसको शिवालिक कहा जाता है और हरियाणा की यह उत्तर दिशा में स्थित है। दूसरा है गिरिपाद प्रदेश। गिरिपाद प्रदेश क्या होता है? शिवालिक के पैरेलल ही इसके दक्षिण में गिरिपाद प्रदेश फैला हुआ है। तो जैसा कि आप मैप में देख पा रहे होंगे, इसको अभी हम डिटेल में समझेंगे। अगला है जलोढ़ मैदान। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखेंगे हरियाणा का एक बड़ा भाग जलोढ़ मैदान है। ठीक है, जलोढ़ मैदान, देखिए मैदानों का निर्माण कैसे होता है? जब कभी नदियां बहती हैं, है ना, तो अपने साथ बहुत सारे अवसाद लाती हैं। अवसाद मतलब कंकड़, पत्थर, मिट्टी, रेत, है ना, और उनको वो निक्षेपित करती है। तो उससे ही मैदानों का निर्माण होता है। तो इसको भी हम अभी डिटेल में चर्चा करेंगे। अगला है बाढ़ के मैदान। तो बाढ़ के मैदान यहाँ की 2 प्रमुख नदियां हैं, एक है यमुना और एक है घग्गर। तो इन नदियों के द्वारा वर्षा ऋतु में बाढ़ लाई जाती है और इससे ही बाढ़ के मैदानों का निर्माण होता है। तो इनको भी हम चर्चा करेंगे। बालू के टिब्बे युक्त मैदान। तो देखिए, ये वाला जो हिस्सा है जो कि राजस्थान से लगता है, तो यहाँ पर बालू के टिब्बे युक्त मैदानों का निर्माण होता है। कैसे होता है? यहाँ से जब गर्म हवाएं चलती हैं राजस्थान की ओर से, तो यहाँ पर रेत यहाँ पर निक्षेपित कर दी जाती है। तो इसके द्वारा ही यहाँ पर रेत के टिब्बे युक्त मैदान बनते हैं। तो इनको भी हम डिस्कस करेंगे। तरंगित बालू के मैदान। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये, तो यहाँ पर तरंगित बालू के मैदानों का निर्माण होता है। इनको भी हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है अरावली का पथरीला प्रदेश। अरावली का पथरीला प्रदेश क्या है? देखिए,
जो अरावली का विस्तार है वो कुछ हरियाणा में भी है। हरियाणा की जो दक्षिण पश्चिम दिशा है ये आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर भी अरावली का विस्तार देखने को मिलता है, तो इनको भी हम चर्चा करेंगे। और लास्ट है अनकाई दलदल, तो जो सिरसा जिला है इसका जो दक्षिणी भाग है यहाँ पर हमें अनकाई दलदल देखने को मिलते हैं, तो इसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये 8 फिजिकल डिवीजन है, इनको हमें डिटेल में चर्चा करनी है। हरियाणा की भू आकृति, घग्गर यमुना का मैदान जो है वो है 93.74% और पहाड़ी और जो चट्टानी भाग है वो कितना है 3.09%। तो यदि हरियाणा की भू आकृति देखा जाए तो सबसे बड़ी इसकी भू आकृति या फिर भौगोलिक क्षेत्र कौन सा है, घग्गर यमुना का मैदान। ये आप बीच में देख पा रहे होंगे, ये पूरा घग्गर यमुना का मैदान है जो कि इसका सबसे बड़ी भू आकृति है। इसके अलावा जो पहाड़ी चट्टानी भाग है वो 3.09% है। हरियाणा का मैदानी भाग सबसे बड़ा भू आकृतिक प्रदेश है, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। हरियाणा की समुद्र तल से ऊंचाई 200 से लेकर के 300 मीटर है, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। हरियाणा का भौगोलिक विभाजन, तो अभी हमने 8 भागों में इसका भौगोलिक विभाजन किया था, इसको हम एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले शिवालिक के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। यह हिमालय पर्वत श्रृंखला की ही एक श्रेणी है जो कि बालू, कंकड़ और सैल से बनी हुई है ना। तो हिमालय के मैंने बताया था आपको उत्तर में स्थित है ये, और हिमालय का ही एक भाग है ना। देखिए हिमालय पर्वत में 3 श्रेणियां हैं, महान हिमालय है सबसे ऊपर, फिर मध्य हिमालय है और फिर लास्ट में शिवालिक है। तो शिवालिक का कुछ हिस्सा यहाँ पर उत्तर में भी स्थित है। औसत ऊंचाई इसकी कितनी है, 600 से लेकर के 1500 मीटर है, तो ये भी आपको याद रखना है। हरियाणा के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है, तो मैंने आपको बताया कि हिमालय के उत्तर में स्थित है या फिर उत्तर पूर्वी भाग में यह स्थित है। हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन पंचकुला है, यह शिवालिक क्षेत्र में भी आता है। तो पंचकुला आपको मैंने बताया था पहले भी, यहाँ पर सबसे नॉर्थ में स्थित है पंचकुला जिला, ठीक है, जो कि शिवालिक क्षेत्र में ही आता है और यह एक हिल स्टेशन है। चलिए शिवालिक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। हरियाणा की सबसे ऊंची पहाड़ियाँ, मोरनी की पहाड़ियाँ पंचकुला जिले में ही स्थित हैं। इसका सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, करोह, जिसकी हाइट कितनी है 1467 मीटर, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि मोरनी की जो पहाड़ियाँ हैं वो पंचकुला जिले में ही हैं और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, करोह है। तो आप यहाँ मैप में भी देख पा रहे होंगे, और इसकी हाइट भी आपको याद रखनी है 1467। तो आपको यहाँ से 2 पॉइंट याद रखना है, पंचकुला एक हिल स्टेशन है और यहाँ पर मोरनी की पहाड़ियाँ हैं, और इसका जो सबसे ऊंचा पीक है वो कौन सा है, करोह है, जिसकी ऊंचाई 1467 मीटर है। इन पहाड़ियों से घग्गर, मारकंडा, टांगरी और सरस्वती नदियां निकलती हैं। तो ये कुछ नदियां हैं जो कि यहाँ से शिवालिक क्षेत्र से निकलती हैं। यह 3 जिलों पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर में फैला हुआ है और यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा भी होती है ना। अब देखिए जो शिवालिक का विस्तार है वो जो इसके उत्तरी जिले हैं पंचकुला है, अंबाला है और यमुनानगर है, ठीक है, यहीं पर है। आप देखेंगे ये यहाँ पंचकुला है, अंबाला है और यहाँ पर ही यमुनानगर है, तो यहीं पर ये फैला हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा देखने को मिलती है। अब हम सेकंड फिजिकल डिवीजन की बात करते हैं, गिरिपाद प्रदेश। यह शिवालिक के दक्षिण में स्थित है, इसमें यमुनानगर, अंबाला और पंचकुला जिले आते हैं ना। तो शिवालिक के दक्षिण में आप देख पा रहे होंगे, ये ग्रीन कलर से मैंने आपको बताया है, शिवालिक के समांतर गिरिपाद प्रदेश है। गिरिपाद मैदान को स्थानीय भाषा में घर या कंघी कहा जाता है ना। तो इसे स्थानीय भाषा में यहाँ के लोग क्या बोलते हैं, घर या कंधी कहा जाता है। यह मैदान कम उपजाऊ है और इसमें घग्गर, मारकंडा नदियां बहती हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे देखिए 3 पॉइंट कौन कौन से याद रखना है। जो गिरिपाद मैदान है यह शिवालिक के समांतर शिवालिक के दक्षिण में स्थित है, ठीक है। इन्हें स्थानीय भाषा में क्या बोला जाता है, घर व कंधी कहा जाता है और यह कम उपजाऊ मैदान होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर कुछ नदियां भी बहती हैं जो शिवालिक क्षेत्र से निकलती हैं, घग्गर, मारकंडा। अगला है जलोढ़ मैदान। तो ये जलोढ़ मैदान का आपको डायग्राम दिख जाएगा, ये जलोढ़ मैदान है, ठीक है, गिरिपाद प्रदेश के दक्षिण में। यमुना व घग्गर के बीच के मैदान को जलोढ़ मैदान कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से यमुना नदी निकलती है यदि मैं बताऊं, और यहीं से क्या निकलती है, घग्गर नदी में आती है। तो इनका जो बीच का मैदान है उसे क्या बोला जाता है, जलोढ़ का मैदान। यह गिरिपाद मैदान से अरावली के बीच में फैला हुआ है। नदियों से दूर के मैदान को बांगर, पुरानी जलोढ़ कहते हैं तथा यमुना के पास कि नई जलोढ़ के मैदान को खादर या फिर नई जलोढ़ कहा जाता है। देखिए इसको थोड़ा समझिए। देखिए सबसे पहले हमने क्या देखा कि जो यमुना और घग्गर नदियां हैं इनके बीच का जो ये मैदान आपको देखने को मिल रहा है इसे क्या बोला जाता है, जलोढ़ का मैदान, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट इसमें क्या है, जो नदियों से दूर का मैदान है, जो देखिए यमुना नदी यहाँ पर बह रही है, ठीक है, और घग्गर नदी कहाँ बह रही है, यहाँ बह रही है। तो ये जो बीच का नदियों का दूर का जो मैदान है इसको क्या बोला जाता है, बांगर या फिर पुरानी जलोढ़, है ना। इसका मतलब ये है कि पहले कभी यहाँ पर नदियाँ आती होंगी और यहाँ पर नदियाँ अपने साथ जो भी मिट्टी
कंकड़ पत्थर बालू लाती हैं ना, उससे मैदानों का निर्माण करती हैं। तो यहाँ पर मैदानों का निर्माण उन्होंने किया होगा, तो इसको बोला जाता है पुरानी जलोढ़ या फिर बांगर प्रदेश। इसके अलावा जो नदियों के पास का क्षेत्र होता है उसे बोला जाता है नई जलोढ़ या फिर खादर प्रदेश। अब हम बात करते हैं बाढ़ के मैदान की। तो ये देखिए, एक घग्घर नदी प्रमुख है और यहाँ पर एक यमुना नदी प्रमुख है, तो इनके द्वारा ही यहाँ पर बाढ़ का मैदान का निर्माण किया जाता है। यमुना, घग्घर और मारकंडा नदियों के द्वारा बाढ़ का मैदान बनाया जाता है। तो आप मैप में भी देख सकते हैं, घग्घर है, यमुना है और यहीं पर ये मारकंडा नदी है। घग्घर के बाढ़ के मैदान को स्थानीय भाषा में नेली कहा जाता है, ठीक है। तो घग्घर का जो बाढ़ का मैदान होता है इसको स्थानीय भाषा में क्या बोला जाता है, नेली। और मारकंडा के बाढ़ के मैदान को बेट कहा जाता है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो भी आपके हरियाणा के एग्जाम होते हैं उस हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। घग्घर के बाढ़ के मैदान को नेली कहा जाता है और मारकंडा के बाढ़ के मैदान को वेट कहा जाता है। यमुना नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, तो ये आपको पता ही होगा। यह हरियाणा में यमुनानगर जिले से प्रवेश करती है और फरीदाबाद जिले से होते हुए उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यमुना नदी के बारे में आपको याद रखने हैं। यह हरियाणा की एक प्रमुख नदी है, ठीक है। तो आपको पता ही होगा यमुना का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में। बालू के टिब्बे युक्त मैदान, तो अगला हमारा फिजिकल डिवीजन है बालू के टिब्बे युक्त मैदान। तो आप ये मैप में भी देख पा रहे होंगे, यह मैदान हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में राजस्थान और हरियाणा की सीमा पर स्थित है ना। तो आप मैप में भी देख पा रहे होंगे, ये इन्हें बोला जाता है बालू के टिब्बे युक्त मैदान। इस मैदान का निर्माण राजस्थान से गर्म हवाओं के द्वारा बहाकर लाई हुई बालू की मिट्टी के निक्षेपण से होता है, ठीक है। तो देखिए, जो भी यहाँ पे राजस्थान राज्य स्थित है, आपको पता है इसकी दक्षिण पश्चिम दिशा में, तो यहाँ से जो भी गर्म हवाएं चलती हैं तो गर्म हवाएं अपने साथ रेत लाती हैं और यहाँ पर उसका निक्षेपण कर देती हैं। तो इस प्रकार से ही बालू के जो टिब्बे युक्त मैदान है इनका निर्माण होता है। यह मैदान सिरसा के दक्षिणी भाग से शुरू होकर हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और झज्जर जिलों में फैला हुआ है, ठीक है। तो ये सारे जिले आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे जहाँ पर ये मैंने बताया है। तो यहाँ पर ये जो बालू के टिब्बे के मैदान हैं यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इस मैदान में कुछ निचले स्थान भी पाए जाते हैं जिनमें बरसात का पानी भर जाता है और स्थायी झीलें बन जाती हैं। इन्हें ढूंढ या फिर बाबरी कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, इन क्षेत्रों में कुछ निचले स्थान भी पाए जाते हैं। तो जब बारिश होती है तो यहाँ पर पानी भर जाता है, ठीक है। तो इन्हें स्थानीय भाषा में क्या बोला जाता है, ढूंढ या फिर बावड़ी बोला जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है तरंगित बालू के मैदान। तो हमारा अगला फिजिकल डिवीजन है तरंगित बालू के मैदान। तो ये आप मैप में भी देख पा रहे होंगे, ये तरंगित बालू के मैदान क्या होते हैं अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। इस मैदान का निर्माण वायु के द्वारा बालू के निक्षेपण प्रक्रिया से होता है तथा यहाँ पर्वत भी पाए जाते हैं, ठीक है। आप देखिए, तरंगित बालू के मैदान और जो हमने पढ़ा अभी बालू के टिब्बे युक्त मैदान, इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। तरंगित बालू के मैदान क्या होते हैं, देखिए मान लीजिए यहाँ पर कोई पर्वत है ना, और यहाँ पर रेत है उसके अगल बगल, तो उसको क्या बोला जाएगा, तरंगित बालू के मैदान। देखिए यहाँ पे पॉइंट पे भी मैंने मेंशन किया है, इस मैदान का निर्माण वायु के द्वारा बालू के निक्षेपण की प्रक्रिया से हुआ है तथा यहाँ पर्वत भी पाए जाते हैं। तो यदि वहाँ पर्वत भी पाए जा रहे हैं तो इसे तरंगित बालू के मैदान कहा जाता है। भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम आदि जिलों में यह पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। इसमें बस एक पॉइंट आपको याद रखना है कि जहाँ पर पर्वत और बालू दोनों पाई जाती हैं वहाँ पर उसे तरंगित बालू के मैदान कहा जाता है, ठीक है। और सबसे बेस्ट इसका एग्जांपल है भिवानी। इसके अलावा महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और गुरुग्राम में भी ये देखने को मिलते हैं। अरावली का पथरीला प्रदेश, अब अगला हमारा फिजिकल डिवीजन है अरावली का पथरीला प्रदेश, इसको हम चर्चा करते हैं। तो आप मैप में देख पा रहे होंगे, इंदौर पहाड़ी है, ढासी की पहाड़ी है, तोशाम पहाड़ी है ना। यदि आप हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में ये अरावली का कुछ भाग फैला हुआ है। यह हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में फैला हुआ है ना, पहला ही पॉइंट है ये। तोशाम पहाड़ी, ठीक है, भिवानी में है। इंदौर पहाड़ी मेवात में है। तो ये अरावली का ही भाग है। तोशाम पहाड़ी कहाँ पर है, भिवानी में है, और इंदौर पहाड़ी कहाँ पर है, मेवात में है। तो ये जिले आपको याद रखना है, इस नाम से एग्जाम में पूछा जाता है। हरियाणा में अरावली का सबसे ऊंचा भाग डासी की पहाड़ियां हैं, जो कि कहाँ पर है, महेंद्रगढ़ में। इसकी हाइट कितनी है, 652 मीटर, ठीक है। तो आपको याद रखना है, हरियाणा में अरावली का जो सबसे ऊंचा भाग है वो ढासी की पहाड़ियां हैं, महेंद्रगढ़ जिले में है, और 652 मीटर इसकी हाइट है। इस प्रदेश में कम वर्षा होती है, जिसके कारण यहाँ पर कांटेदार झाड़ियां देखने को मिलती है ना। तो ये वाला जो क्षेत्र है दोस्तों, देखिए राजस्थान से लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर कम वर्षा होती है। इसके अलावा आपको पता होगा जो अरावली रेंज है, ठीक है, वो पैरेलल है। जिस प्रकार से मानसून आता है, दक्षिण पश्चिम मानसून, तो उसके ये पैरेलल है। तो यहाँ पर काफी कम वर्षा होती है, ठीक है। तो इस कारण से यहाँ पर कांटेदार झाड़ियां वगैरह पाई जाती हैं। इन पहाड़ियों में चूना पत्थर भी निकाला जाता है। तो जो ये पहाड़ियां हैं यहाँ से चूना पत्थर भी निकाला जाता है। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। अगला है अनकई दलदल। लास्ट हमारा फिजिकल डिवीजन है अनकई दलदल। तो आप मैप में देख पा रहे होंगे,
यह दलदल सिरसा जिले के दक्षिणी भाग में पाया जाता है। तो जो सिरसा जिला है इसका जो दक्षिणी भाग है ये वाला, यहाँ पर ये दलदल देखने को मिलते हैं। इसका निर्माण जल के अवरोध के कारण हुआ है ना। जल का अवरोध मतलब देखिए, यदि किसी स्थान पर बहुत समय तक पानी भरा रहेगा तो वहां पर दलदल बन जाएगा। तो यही बात लिखी है कि इसका निर्माण जल के अवरोध के कारण होता है। यह राज्य का सबसे कम ऊंचाई वाला भूभाग है तथा इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 200 मीटर से भी कम है। तो ये भी आपको याद रखना है। हरियाणा का जो सबसे नीचा या फिर निचला भूभाग है वो कौन सा है? अनकई दलदल प्रदेश, और इसकी समुद्र तल से ऊंचाई मात्र 200 मीटर है। तो ये आपको पॉइंट याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। चलिए तो अब हम महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। हरियाणा राज्य है, हरियाणा राज्य कहाँ स्थित है? तो इसकी उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। तो मैंने आपको बताया है हरियाणा राज्य की जो लोकेशन है उत्तर दिशा में स्थित है या फिर उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। निम्न में से कौन सा मोरनी पहाड़ियों का सर्वोच्च शिखर है? तो जो करो है मैंने आपको बताया था, यह मोरनी पहाड़ियों का सर्वोच्च शिखर है। थोड़ा सा हम डिटेल देख लेते हैं इसकी फिर से। हरियाणा की सबसे जो ऊंची पहाड़ियों से मोरनी की पहाड़ियाँ कहा जाता है, जो कि पंचकुला जिले में है ना, हमने डिस्कस किया था। इसके अलावा इसका सबसे ऊंचा स्थान करो है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1467 मीटर। हरियाणा का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो इसका जो क्षेत्रफल है वो 44,212 वर्ग किलोमीटर है। हरियाणा के साथ कितने राज्यों की सीमाएं लगती हैं? तो 5 राज्य और 2 यूनियन टेरिटरी की सीमाएं हरियाणा के साथ लगती हैं। ये सारी चीजें हमने डिटेल में डिस्कस की हैं। कौन सा राज्य हरियाणा के पूर्व दिशा या फिर ईस्ट डायरेक्शन में स्थित है? तो कौन सा राज्य है? देखिए, राजस्थान तो दक्षिण पश्चिम में है, जम्मू कश्मीर लगता ही नहीं है, इसके अलावा गुजरात भी नहीं है, तो उत्तर प्रदेश इसका आंसर होगा। हरियाणा की सीमा निम्न में से किस राज्य से सर्वाधिक जुड़ी हुई है? ठीक है, सर्वाधिक की बात करें तो राजस्थान से सर्वाधिक सीमा इसकी लगती है। हरियाणा का निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक भाग सबसे बड़ा है ना? सबसे बड़ा प्राकृतिक भाग कौन सा है? तो मैदान है। ये मैंने आपको बताया था। जब भी नदियां आती हैं है ना और अपने साथ अवसाद लाती हैं, तो अवसादों के द्वारा ही मैदानों का निर्माण होता है। और हरियाणा का जो सबसे बड़ा भू आकृतिक प्रदेश है वो कौन सा है? मैदानी भाग है। हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन कौन सा है? तो पंचकुला हिल स्टेशन है ना, सबसे उत्तर में स्थित है, आपको पता होगा। शिवालिक की पहाड़ियों से हरियाणा की कौन सी नदी निकलती है? तो कौन कौन सी नदी निकलती है? घग्गर भी निकलती है, मारकंडा भी निकलती है और टांगरी भी निकलती है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ये सभी नदियां यहाँ से निकलती हैं। निम्न सभी का अवतरण शिवालिक पर्वतमालाओं से हुआ है, केवल इसे छोड़कर। तो देखिए, यहाँ से घग्गर नदी भी निकलती है, मारकंडा भी निकलती है, टांगरी भी निकलती है, यमुना नदी यहाँ से नहीं निकलती है। तो इसमें यह पूछ रहा है कि शिवालिक से कौन सी नदी नहीं निकलती? तो यमुना नदी निकलती है। यमुना नदी कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड से निकलती है और महान हिमालय से इसका ओरिजिन होता है। मोरनी की पहाड़ी हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो मोरनी की पहाड़ी की बात करें तो पंचकुला जिले में स्थित है। प्रदेश में बाढ़ के मैदान को स्थानीय भाषा में क्या बोला जाता है? तो नेली और बेट, बी आंसर इसका सही होगा। ये भी मैंने आपको बताया था। तोशाम की पहाड़ियों की यदि हम बात करें तो कहाँ पर है? भिवानी जिले में है। इंदौरी पहाड़ियों की बात करें तो कहाँ पर है? मेवात जिले में। ये भी हमने बताया था, अरावली का ही ये पार्ट है। हरियाणा राज्य का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 1.34%। निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्राकृतिक विभाजन हरियाणा में नहीं पाया जाता? तो देखिए, यहाँ पर शिवालिक पहाड़ियां भी हैं, ठीक है, मैदानी क्षेत्र भी है और रेतीले क्षेत्र भी। तो ये तीनों है, इसका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। अरावली की पहाड़ियां हरियाणा के किस क्षेत्र में स्थित है? तो अरावली के मैंने बताया था जो राजस्थान से लगा हुआ एरिया है ना, इसके दक्षिण एरिया भी बोल सकते हैं, फिर दक्षिण पश्चिम एरिया, जो भी ऑप्शन में आ जाए उसको आप सही कर देंगे। अनकई दलदल हरियाणा में कहाँ देखने को मिलते हैं? तो जो अनकई दलदल है वो सिरसा जिला मैंने बताया था, सिरसा जिले के दक्षिण में हमें देखने को मिलते हैं। शिवालिक का विस्तार किन जिलों में? तो शिवालिक के विस्तार की बात करें तो 3 जिले हैं, एक पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर। तो ये पहला ही आंसर इसका होगा ए, ठीक है, ये भी मैंने आपको बताया था। गिरिपाद प्रदेश को स्थानीय भाषा में क्या बोला जाता है? तो गिरिपाद प्रदेश को स्थानीय भाषा में क्या बोला जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ए, घर या कंधी। ये भी हमने डिस्कस किया था। घग्गर के बाढ़ के मैदान को स्थानीय भाषा में क्या बोला जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा नेली, है ना, ये मैंने आपको बताया था। मारकंडा के बाढ़ के मैदान को क्या बोला जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, वेट। हरियाणा का सबसे कम ऊंचाई वाला भूभाग कौन सा है? तो अनकई दलदल मैंने आपको बताया था सबसे कम ऊंचाई वाला स्थान है। 200 मीटर से भी इसकी कम ऊंचाई देखने को हमें मिलती है। नई जलोढ़ को कहा जाता है, देखिए नई जलोढ़ को क्या बोला जाता है? खादर, है ना। जो नदियों के आसपास का क्षेत्र होता है उसे वहां पर नई जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, उसे क्या बोला जाता है? खादर प्रदेश। तो ये थे आज के हमारे 24 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। यदि दोस्तों आपको आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले बेहतर लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखें और पढ़ते रहें। धन्यवाद।